नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। आपका स्वागत करता हूं टॉप 5 में। इस वक्त तक की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालने से पहले नजर डालते हैं उनकी सुर्खियों पर। बाबा रामदेव के खिलाफ आईएमए सख्त, पीएम मोदी को लिखा पत्र, रामदेव पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 148 केस, 12 लोगों की अभी तक मौत, इलाज के लिए इंजेक्शन की और दवाइयों की भी कमी। उत्तराखंड में वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण की सुस्त रफ्तार, कई जगहों पर 18+ के वैक्सीनेशन सेंटर हुए बंद। ऋषिकेश में 500 बेड के कोविड केयर सेंटर का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ, डीआरडीओ ने 2 हफ्ते में तैयार किया है कोविड केयर सेंटर। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2991 नए मामले, 53 लोगों की मौत, 4800 से भी ज्यादा लोग हुए ठीक। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबा रामदेव और आईएमए के बीच हुए विवाद की। बाबा रामदेव और आईएमए यानी कि एलोपैथी डॉक्टर्स के बीच लगातार विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। बाबा रामदेव ने एक के बाद एक बयान दिए थे, जिसके बाद उन्होंने 25 सवाल, एक खुली चुनौती भी दी थी आईएमए को और फार्मा कंपनियों को। उसके बाद से ही लगातार ये विवाद गहराता जा रहा है। बाबा रामदेव के बयान पर, बाबा रामदेव की बातों पर आईएमए ने और तमाम डॉक्टरों ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। इस संबंध में कल भी हमने आपको बताया था कि आईएमए ने बाबा रामदेव को चेतावनी भी दी है और कहा है कि 15 दिन के अंदर वो माफी मांगे, अन्यथा उन पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का केस आईएमए की तरफ से किया जाएगा। इसी बीच अब एक और अपडेट ये है कि आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में एक पत्र लिखा है और पत्र लिखकर यह कहा गया है कि बाबा रामदेव पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों किया जाए? आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बुधवार को यह पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। उन्होंने मांग की है कि कोरोना उपचार के लिए केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल को चुनौती दी गई है बाबा रामदेव की तरफ से, और टीकाकरण पर कथित रूप से दुष्प्रचार बाबा रामदेव के द्वारा किया जा रहा है और जो टीकाकरण का अभियान है वो भी इससे प्रभावित हो रहा है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनका मनोबल भी इससे गिरा है और इसको देखते हुए बाबा रामदेव पर, इन आरोपों को देखते हुए बाबा रामदेव पर राजद्रोह के मामले में मुकदमा दर्ज करवाया जाए। ये मांग आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है। उनके द्वारा लिखे गए पत्र में डॉक्टरों के संगठन ने यह भी कहा है कि टीके की दोनों खुराक लेने के बाद भी 10,000 लोगों के मरने की बात करना देश में टीकाकरण की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के जैसा है। जैसा कि बाबा रामदेव ने कथित रूप से कहा है, ये आरोप आईएमए ने लगाए हैं और इसे तत्काल रोकना चाहिए। इसके अलावा संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये भी अनुरोध किया है कि ऐसे लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। टीकाकरण के खिलाफ उन्होंने दुष्प्रचार किया है और टीकाकरण की प्रक्रिया को भी उन्होंने बाधित किया है। इसके अलावा पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि बाबा रामदेव ने क्या क्या प्रश्न पूछे थे और किस किस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन को लेकर, एलोपैथी को लेकर सवाल उठाए थे और डॉक्टरों को लेकर सवाल उठाए थे। तो इस मामले में ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कल बाबा रामदेव का एक बयान भी वायरल हुआ, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि किसी का बाप भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता। इन तमाम विवादों के बीच विवाद लगातार अपनी जगह चलता जा रहा है, लेकिन अब इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात रहेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं प्रदेश में ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस का अपडेट प्रदेश में क्या है वो भी आप जान लीजिए। प्रदेश में इस वक्त 148 ब्लैक फंगस के केस अभी तक सामने आ चुके हैं। इन 148 में से 12 लोगों की ब्लैक फंगस के चलते प्रदेश में, उत्तराखंड में मौत हो चुकी है, जबकि 9 लोग ठीक हुए हैं। इनमें से भी सबसे ज़्यादा जो ब्लैक फंगस के मामले हैं वो ऋषिकेश एम्स में हैं, यानी कि वहाँ पर 96 ब्लैक फंगस के केस अभी तक दर्ज किए गए हैं। ब्लैक फंगस के 96 मरीज वहाँ पर हैं। इनमें से 5 लोगों की मौत एम्स ऋषिकेश में हो चुकी है, जबकि 3 लोगों को ठीक किया जा चुका है। इसके अलावा जौलीग्रांट में 19 केस ब्लैक फंगस के हैं। इनमें से 3 की मौत हो चुकी है और 6 लोगों को वहाँ पर ठीक कर दिया गया है। इसके अलावा भी अन्य अस्पतालों में जो ब्लैक फंगस के केस हैं वो लगातार वहाँ पर भी भर्ती हो रहे हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी है कि ब्लैक फंगस को लेकर दवाई और इंजेक्शन की कमी भी काफ़ी हद तक देखने को मिली। जिन लोगों के परिजन ब्लैक फंगस से पीड़ित हैं वो जगह जगह पर ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन या फिर ब्लैक फंगस के लिए दवाइयाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसकी कमी लगातार कई जगहों पर देखने को मिली है। आपको ये भी बता दें कि फिलहाल राज्य में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कमी नज़र आ रही है। राज्य के स्वास्थ्य अफसरों का ये भी कहना है कि
एक दवा कंपनी ने ब्लैक फंगस की दवा बनाने का काम भी प्रदेश में शुरू कर दिया है। हालांकि 1-2 दिन में 15,000 के करीब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की पहली खेप उत्तराखंड को पहुंच जाएगी। लेकिन जो अस्पताल अभी हैं जहां पर मरीज अभी ब्लैक फंगस के हैं, वहां पर अभी आपूर्ति इसकी सुनिश्चित नहीं हो पा रही है और इसके चलते कई जगहों पर स्थितियां जो हैं वो गड़बड़ भी देखने को मिल रही है। देहरादून में अगर बात करें तो ब्लैक फंगस का जो टीका है उसके आज आने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्लैक फंगस के जो इंजेक्शन है उनकी काफ़ी कमी है। 400-450 के करीब ब्लैक फंगस के इंजेक्शन पहले प्रोवाइड करवाए गए थे, जिसकी कमी लगातार बनी हुई है और आवश्यकता है। ऐसे में अब देखना यह है कि कब तक ब्लैक फंगस के लिए दवाइयाँ और इंजेक्शन की आपूर्ति सुनिश्चित प्रदेश में हो पाए। ब्लैक फंगस के बाद अब बात कर लेते हैं वैक्सीन की शॉर्टेज की। उत्तराखंड में वैक्सीन की कमी भी लगातार देखने को मिल रही है, जिसका असर टीकाकरण के अभियान पर पड़ रहा है। टीकाकरण की रफ्तार काफ़ी सुस्त है, काफ़ी कम लोगों को टीके लग रहे हैं। इसकी वजह बड़ी ये है कि वैक्सीन की कमी प्रदेश में है और फिलहाल की जो स्थिति है, वैक्सीन की कमी के चलते ही जो 18+ के जो आयु वर्ग के लोग हैं, यानी कि 18 से 45 साल तक की आयु वर्ग के लोग हैं, उनके टीकाकरण पर संकट गहराता जा रहा है। कई जगहों पर स्टॉल बंद हो चुके हैं जो टीकाकरण के सेंटर थे, क्योंकि उन सेंटर्स पर जो स्टॉक वैक्सीन का है वो वैक्सीन का स्टॉक लगभग ख़त्म हो चुका है। कुछ चुनिंदा जगहों पर स्टॉक बचा हुआ है, तो वहाँ पर भी आज या कल में ये इंजेक्शन की जो वैक्सीन की खेप है वो वहाँ पर कम हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। इसी बीच नई खेप आने की उम्मीद भी जल्द से जल्द है, लेकिन कब तक आएगी इसका इस पर कोई बात स्पष्ट नहीं हो पाई है। जो 18 से और 45 आयु वर्ग के बीच के लोग हैं उनको जो टीकाकरण लग रहा है, अभी तक 2,46,745 लोगों को टीका लग चुका है। अब वैक्सीन की कमी के चलते इसकी रफ्तार काफ़ी सुस्त देखने को मिली। सोमवार को 18+ के जो लोग हैं उनमें 4,265 लोगों को ही टीका लग पाया, जबकि ये टीका जो हर दिन लगता था करीब 15 से 20 हज़ार तक भी एक वक्त तक स्पीड पहुंच चुकी थी। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी आबादी को अगर एक दिन में सिर्फ 4-4.5 हज़ार लोगों को एक दिन में टीका लगता है और इसी रफ्तार से टीकाकरण चलता है, तो फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी आबादी का टीकाकरण करते करते कितने साल लग जाएंगे। ऐसे में अब उम्मीद सबकी यही है जितनी जल्दी हो सके उत्तराखंड को वैक्सीन मिल सके, ताकि 18 से ऊपर के जो लोग हैं उनको वैक्सीन लगे। और सिर्फ 18-45 के बीच में ही ये मामला नहीं है, बल्कि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन की शॉर्टेज प्रदेश में कई जगहों पर देखने को मिली है। हालांकि कुछ डोज 1-2 दिन में मिली जरूर है, लेकिन वो भी नाकाफ़ी साबित हैं इतनी बड़ी आबादी के लिए। अब इतनी बड़ी आबादी को जो वैक्सीनेट करना है तो उसके लिए हर दिन का टारगेट कम से कम 20-25 हज़ार वैक्सीन लगाने का होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल सोमवार को 4,000 वैक्सीन लगी हैं, जबकि आमतौर पर कुछ समय पहले जब वैक्सीन उपलब्ध थी पर्याप्त मात्रा में, तब ये संख्या 15 से 20 हज़ार तक पहुंच चुकी थी। अब नज़र इसी पर रहेगी कि कब उत्तराखंड को वैक्सीन की खेप मिलती है और कब टीकाकरण अभियान अपनी रफ्तार पकड़ता है। अब बात कर लेते हैं ऋषिकेश के आईडीपीएल में बने कोविड केयर सेंटर की। ऋषिकेश के आईडीपीएल में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 500 बेड के कोविड केयर सेंटर, अस्थायी कोविड केयर सेंटर का वहां पर शुभारंभ कर दिया है। इस कोविड केयर सेंटर का नाम राइफलमैन जसवंत सिंह के नाम पर भी पड़ा गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कर दिया है और मुख्यमंत्री ने इस कोविड केयर सेंटर की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा भी लिया। यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से बेड्स अवेलेबल हैं, किस तरह से स्टाफ है, उन तमाम चीज़ों का जायजा मुख्यमंत्री ने लिया। ये भी कहा कि कोई भी कमी प्रदेश में नहीं होगी, लगातार सरकार काम कर रही है, लगातार कोशिशें की जा रही है संसाधनों को बढ़ाने की, व्यवस्थाओं को बढ़ाने की। और इसी के सिलसिले में आईडीपीएल में 500 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। एक महत्वपूर्ण बात इस अस्पताल की ये है कि इस जो कोविड केयर जो सेंटर बनाया गया है तो इसकी जो तमाम सुविधाएं हैं, ये हाईटेक सुविधाएं यहाँ पर बताई जा रही हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि 100 बेड में आईसीयू की व्यवस्था है, यानी कि जो 500 बेड हैं उनमें से 100 बेड में आईसीयू की व्यवस्था है और बाकी के जो सारे बेड हैं सभी बेड में ऑक्सीजन सपोर्ट की व्यवस्था इस अस्पताल में की गई है, इस कोविड केयर सेंटर में की गई है। इसके अलावा ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए भी और बच्चों के लिए भी यहाँ पर अलग से वार्ड बनाया गया है। वार्ड में, बच्चों के वार्ड में जो स्तनपान करवाने वाली महिलाएं हैं उनके लिए भी आइसोलेशन एरिया अलग से बनाया गया है और 2 सप्ताह में, यानी कि 2 हफ्तों में डीआरडीओ ने इसे बना करके तैयार किया है और इसका जो संचालन है वो ऋषिकेश एम्स के द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसका कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ कर दिया है। तो इसी तरह से मुख्यमंत्री का कहना यह है कि व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं। जहां पर ऑक्सीजन नहीं है वहां पर ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। अस्थायी कोविड अस्पताल ये 500 बेड का जो तैयार किया गया है, इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जिससे कि सहायता मिलेगी कोविड-19 महामारी से निपटने में। अब बात कर लेते हैं कोरोना के नए मामलों की। कल और परसों यानी कि 2 दिन में कोरोना के केस एक बार फिर से थोड़े थोड़े जरूर बढ़े हैं।
लेकिन इतने नहीं बढ़े हैं जितने बढ़ने पर चिंता होनी चाहिए थी। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना वायरस के 2991 नए मामले सामने आए, यानी कि लगभग 3000 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। उससे पहले दिन थोड़े से कम केस थे, कल थोड़े से ज़्यादा जरूर हुए हैं, लेकिन चिंता उतनी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये संख्या नहीं सामने आई है। रिकवर की अगर हम बात करें तो करीब 4854 मरीज पिछले 24 घंटे के अंदर ठीक होकर के अपने घर लौटे हैं। पिछले 24 घंटे में ही 53 लोगों की मौत भी हुई है। एक्टिव केस अब प्रदेश में घट करके 43,520 हो चुके हैं। सैंपल पॉजिटिविटी रेट 6.94% कुछ समय तक थी लगातार, वो 6.95% हो गई है और रिकवरी परसेंटेज 84.84% हो गया है। पिछले 24 घंटे में 33,765 लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और यानी कि ये कहा जा सकता है कि करीब 36,000-37,000 सैंपल की टेस्टिंग की गई। इन 36-37,000 में से लगभग 3,000 पॉजिटिव आए हैं और बाकी के नेगेटिव आए हैं। 53 लोगों की मौत हो चली है पिछले 24 घंटों में। हालांकि थोड़े से केस 2 दिन में बढ़े जरूर है, लेकिन बड़ी मात्रा में नहीं बढ़े हैं, थोड़ी सी संख्या में बढ़े हैं। उम्मीद ये जताई जानी चाहिए कि आने वाले समय में ये कोरोना के केस एक बार फिर से उसी तरह से कम होंगे जैसा कि पिछले 5-6 दिन में हुए थे। और क्योंकि मौतों का आंकड़ा भी कम हो रहा है, लेकिन जो बैकलॉग की मौतें हैं जिनको दर्शाया नहीं गया था डेटा में, उनको दर्शाने का सिलसिला लगातार जारी है। कल भी 40 से 50 का आंकड़ा इस जो बैकलॉग की मौतें थी उसमें सामने आया है। तो धीरे धीरे करके वो आंकड़ा भी निकल के आ रहा है। लेकिन राहत की बात ये कि कोरोना के केस 3000 के नीचे ही अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहे हैं। जो केस एक समय पर 7,000, 6,000 और 9-10 हज़ार तक प्रतिदिन पहुंच चुके थे, वो अब 3000 से नीचे हैं, जो कि एक सुखद खबर है और एक राहत की खबर है। तो इन 5 खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, इन पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए संवाद 365 को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों तक भी ये जानकारियाँ पहुँचाइए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।